इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो 1773 में आया था। हमने उसकी विशेषताओं के बारे में जाना था और किस तरीके से वो चला और क्या क्या उसके अंदर हुआ, किस तरीके से वो लाया गया, हमने इसके बारे में बात की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1858 की। जब 1857 में क्रांति हो जाती है तो उसके बाद जो एक्ट आता है, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पे। दोस्तों, बात है जब 1857 की क्रांति होती है। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो था ही, सिपाहियों का विद्रोह भी था। तो भारत में अंग्रेज़ों ने सोचा कि दूसरा एक्ट लाया जाए, जिसे हम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया इसके अंदर जो कानून था। इसके तहत दोस्तों जो भारत के अंदर जो शासन था, सीधे जो महारानी विक्टोरिया थी उसके अधीन चला जाता है। पहले जो गवर्नर जनरल थे उनके हाथों में था। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों जो रेगुलेटिंग एक्ट। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप उसको बता सकते हैं, मैं लिंक भी डाल दूँगा। और उसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जब गवर्नर जनरल जब उसको जो पद था वो उसके बाद वायसराय में बदल जाता है इस एक्ट के आते ही। और जो वायसराय थे जो भारत के सबसे पहले थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे भारत के पहले प्रथम वायसराय। इसके बाद दोस्तों इस अधिनियम में क्या था कि जो नियंत्रण बोर्ड था, जो बोर्ड कंट्रोल का जो सिस्टम था वो अब समाप्त कर दिया, यानी कि जो ड्यूअल सिस्टम था वो भी इसके अंदर समाप्त कर दिया गया था। और एक नए पद जो कि भारत में जो सृजन उसके लिए किया गया, जैसे कि जो शक्ति थी, संपूर्ण जो शक्ति थी वो जो ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे उनके हाथों में आ चुकी थी। और उनके जो ब्रिटिश संसद थी उसके प्रति उत्तरदायी थी, यानी कि पूरा कंट्रोल ब्रिटिश जो संसद थी उसके अंदर आ चुका था, सारी पावर। और इसके अंदर जो भारतीय सचिव की जो 15 सदस्य परिषद के गठन की गई थी, इसका एक सलाहकार होता था और परिषद के अध्यक्ष जो भारत के सचिव बनाए गए थे। लेकिन दोस्तों ये कुछ भारत के लिए अच्छा भी था, लेकिन कुछ दोस्तों गलत भी था। इस कानून के तहत जो भारत के सचिव थे उसके अंदर जो परिषद का जो गठन किया गया था, जब भारत और इंग्लैंड का मुकदमा जब कराने का अधिकार चला तो इसमें मुकदमा दोनों का किया जा सकता था। इसमें मुकदमा भारत भी कर सकता था, इसके अंदर जो सचिव था, और इंग्लैंड भी। फिर इसके बाद दोस्तों 1858 का ये कानून के जो ये सब जो उद्देश्य थे, इसके साथ ये जो मशीनरी थी जो आए थे भारत में, उनमें सुधार हुआ। और जो भारत सरकार थी, जो अधीक्षण जो उनका जो नियंत्रण हो सकता था। इसके बाद जो शासन प्रणाली थी उसमें कुछ विशेष परिवर्तन तो आया नहीं था, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने ये जानबूझकर लाया था अपने जो ब्रिटिश शासन था और बढ़ाने के लिए। क्योंकि दोस्तों 1947 में तो देश आज़ाद होता है थे, यानी कि ये तो 1800 जो मैंने बताया था 1857 की क्रांति हुई थी, यानी कि 100 साल और लगभग दोस्तों इन्होंने राज किया यहाँ पे। 200 साल लगभग इसमें शासन किया। इसके बाद आता है दोस्तों 1861 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों क्या होता है इसके अंदर। जब ये एक्ट आता है, क्रांति हो चुकी थी 1857 की, तो ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि अब जो भारत को शासन चलाना होगा तो कुछ भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, यानी कि भारत को शामिल किया जाए इसके अंदर, जो कुछ सदस्य हैं उनके लिए। यानी कि इन्होंने सहयोगी नीति अपनाई 1861 और 1892 के आसपास, और 1800 लगभग 9 के आसपास इन्होंने अधिनियम पारित किए कि इनके अंदर जो भारत के जो नागरिक हैं उनको शामिल किया जाए अपने अंदर, जो कि भारतीय सहयोग लेना आवश्यक है और इससे कुछ हमारा लाभ भी होगा, हमारा कोई विद्रोह नहीं कर पाएगा। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो इन्होंने सोचा कि अब इनको शामिल कर लेना चाहिए, युद्ध ही नहीं होगा आपस में फिर। तो इसकी कुछ विशेषताएं थी दोस्तों, उसके बारे में समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या था दोस्तों कि जब जो पहले जो भारत का जो शासन था जब ब्रिटिश के हाथों में होता था, तो प्रतिनिधि थे वो भी ब्रिटिश के होते थे। तो इसमें क्या गया कि भारतीय के जो प्रतिनिधि थे उनको भी शामिल करने की शुरुआत कर दी। और इसके बाद जो वायसराय था, कुछ भारतीयों को विशेष जो परिषद थे उनको भी देना शुरू कर दिया। और लगभग 1862 में क्या होता है कि जो लॉर्ड कैनिंग होते हैं, 3 भारतीय, बनारस के राजा और पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, इनको विधान परिषद में चुन लिया जाता है। और इस अधिनियम के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थे, इनकी विधायी शक्तियाँ पुनः लौटा दी जाती है। और जो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो पलट जाता है, और इसके बाद केंद्रीकरण हो जाता है, शक्तियाँ बट जाती हैं।
यानी कि मद्रास के पास अपनी शक्तियाँ आ गई, बम्बई के पास अपनी शक्तियाँ, जो प्रेसिडेंसी थे वहाँ के उनके पास। फिर क्या होता है दोस्तों, इस अधिनियम की जब चार्टर अधिनियम जो उसको चरम पे तो पहुँच चुका था, उसकी नीति क्या थी कि पूरा ब्रिटिश रूल अपने शासन में ले लेता था, जितने भी राजा महाराजा थे तब। तो उसके बाद जो बंगाल का उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत था, या फिर पंजाब का ले लो, तो 1862 में, और इसमें जो 1866 के आसपास, 1897 के आसपास यहाँ पे विधान परिषद थी, उसकी गठन कर दिया ब्रिटिश शासकों ने। इसने जो वायसराय की जो परिषद का जो संचालन कार्य था, उसके अंदर कुछ शक्तियाँ देनी शुरू कर दी, कुछ आदेश देने शुरू कर दिए। इसमें जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो लगभग 1859 के आसपास दोस्तों, इसमें एक पोर्टफोलियो नाम की प्रणाली चलाई गई। और इसके अंदर दोस्तों वायसराय की जो एक परिषद थी, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि काउंसलिंग, अंतिम आदेश पारित होता था इसी के अंदर। यानी कि जो पोर्टफोलियो था इसका अंतिम आदेश होता था, यानी कि कोई भी, जैसे कि इसके अंतर्गत जो भी वायसराय थे वो परिषद के सदस्य हो, एक सदस्य हो या अधिकारी हो, उनको शक्ति दी गई थी कि वो कुछ भी आदेश पारित कर सकते थे, अंतिम आदेश को। इसने जो वायसराय की जो काउंसलिंग थी उसके अंदर कुछ संतुष्टि अध्यादेश जारी कर दिया, और उसकी 6 माह बढ़ा दी जो अवधि थी, जो अध्यादेश का जो वायसराय था उसकी। इसके बाद आता है दोस्तों 1892 में इंडियन काउंसलिंग एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत जो अधिनियम आया था 1892 का, इसके अंदर जो प्रांतीय विधान थे, जो केंद्रीय विधान थे, उसके अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। ये सब दोस्तों ध्यान समझते जाना, ये ब्रिटिश शासकों का मायाजाल था, यानी कि लोगों को और गुलाम बनाना चाहते थे इस तरीके से। तो जब ये बजट पर वृद्धि करना शुरू कर दिया, कार्यपालिका को जो प्रश्न था उत्तर देने के लिए उसको लागू कर दिया कि वो उत्तरदायी हर चीज़ के लिए होगी, बहस इसके अंदर होगा, बजट के जो वृद्धि कार्य होंगे या विधान परिषद के कार्य होंगे, सब कुछ इसी के अंदर होगा। जो कि इसका जो विधान परिषद थी, इसके अंदर जो कार्य थे वो वृद्धि उसके अंदर कर दी गई। उन्हें बजट पर बहस करने के लिए उनकी कार्यपालिका के जो प्रश्न था उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया, यानी कि विधान परिषद में भी बजट पेश किया जा सकता था। इसने जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसके अंदर जो बंगाल का चैम्बर और कॉमर्स जो व्यापार होते थे, इसके अंदर जो वायसराय थी उसको शक्तियाँ प्रदान कर दी, जो भी करेगा यही करेगा जो वायसराय कहेगा। और इसके अलावा जो प्रांतीय विधान थे, जैसे हम समझ सकते हैं प्रांतीय विधान में विधान परिषद, गवर्नर जिला, जैसे कि नगर पालिका, यूनिवर्सिटी, व्यापार संघ, जमींदार, चैम्बर ऑफ जो कॉमर्स के जो व्यापारी करने वाले थे उनको नियुक्त करने की शक्ति दे दी। किसको? जो गैर सरकारी सदस्य थे उनके लिए वायसराय ने शक्ति प्रदान कर दी। इस अधिनियम से जो क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर नियुक्त करने की जो भी, ये दोस्तों हम समझ सकते हैं चुनाव इस शब्द से यहीं से प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि ये जो अधिनियम लाया गया था ये सब ब्रिटिश की चाल थी गुलामी करने की और इनको गुलाम बनाने की भारतीयों की। इसके बाद आता है दोस्तों 1909 में इंडियन काउंसलिंग एक्ट। इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर अलग अलग हर बार आते थे, तो दोस्तों इसके बारे में समझ लेते हैं। इस अधिनियम को है ना दोस्तों माले मिंटो का सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो माले मिंटो नाम का सुधार हुआ था इस अधिनियम में, जैसे इंग्लैंड के जो भारत के सचिव थे और जो लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, इसलिए इसको इसके नाम से जाना जाता है। ये सब तो पेपर में पूछा भी जाता है, लॉर्ड मिंटो किसके नाम से जाना जाता है, क्या है ये, तो इसको महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको समझ लेना। इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनका काफ़ी आकार बढ़ा दिया जाता है, यानी कि कुछ सुधार होते हैं दोस्तों इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब इसके अंदर जो सदस्य की संख्या बढ़ा दी, साथ ही साथ जैसे कोई भी दोनों स्तरों में जैसे विधान परिषद और जो कार्य थे और दायरा, जैसे कुछ प्रश्न पूछना या बजट की संकल्प करना, ये सब कार्य उसको पावर दे दी जो विधान परिषद थी उसको, जो प्रांतीय और केंद्रीय दोनों को ये, यानी कि समझ सकते हैं दोस्तों ब्रिटिश रूल का शासन इसके अंदर बढ़ता ही जा रहा था। इस अधिनियम में जो भारतीय के जो वायसराय थे, जो कार्य परिषद थे, जो एसोसिएशन थे, इनका प्रावधान किया गया। क्या क्या इसके अंदर जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे वायसराय की कार्यपालिका के जो प्रथम सदस्य भारतीय सदस्य थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका परिषद के सबसे प्रथम सदस्य, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, कानून का सदस्य। तो इसी अधिनियम के जो अलग पृथक निर्वाचन आधार पर जो मुस्लिम के लिए सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी कर दिया इन्होंने। यहीं से ही दोस्तों मुस्लिम लीग की मांग शुरुआत हो गई, तो ये आपको पता भी होगा। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जब
इसके अंदर बता दिया कि इसके जो अंतर्गत मुस्लिम सदस्य अपना चुनाव मुस्लिम मतदाता कर सकते हैं। यहाँ तो यहीं से दोस्तों इन्होंने अंग्रेज़ों ने यहीं से देश को बांटने की चाल चल रही थी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब लॉर्ड मिंटो ये जो सांप्रदायिक था इसके सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इन्होंने नियम चला दिया कि मुस्लिम अपना अलग अलग मुस्लिमों को वोट दे सकते हैं। इसने प्रेसिडेंसी जो कोऑपरेशन था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये यूनिवर्सिटी, जमींदार, ये इनको अलग अलग प्रतिनिधित्व के प्रदान कर दिए। समझ रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ तक कितना चाल चली अंग्रेजों ने देश को बांटने के लिए। अब आता है दोस्तों 1919 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है, उसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। 20 अगस्त 1917 ये बात है। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इनको मॉन्टेग्यू, भारत के जो पहले जो राज्य सचिव थे, उनके द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम के अंदर विशेषता समझे तो दोस्तों वही है कि सारी पावर बांट दी गई, पृथक कर दी गई। जो केंद्रीय और जो प्रांतीय कार्य थे वो अलग अलग कर दिए गए। केंद्रीय सरकार अपने आप नियंत्रण कर, राज्यों पर जो केंद्र नियंत्रण करेगा। और यानी कि दोस्तों ये बांट ही दिया था, ये पूरा समझे तो इस तरीके से। और एकात्मक सरकार बना दी, इसके अंदर केंद्रीय और एकात्मक सरकार ढांचा तैयार कर दिया इन्हीं के द्वारा। और इसके बाद यदि हम समझे तो इसके अंदर जो यदि हम दोस्तों इसकी बात करें ना, तो इन्होंने एक चाल थी अंग्रेजों की, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से करते हैं। इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, विभक्त कर दिया। जो प्रांतीय विषय थे, कोई कार्य होते थे प्रांतीय मामले में, राज्य के मामले में, तो इनको 2 भागों में बांट दिया। एक तो हस्तांतरित, एक आरक्षित। इनको समझ लेते हैं दोस्तों। हस्तांतरित विषयों पर जो गवर्नर जनरल होता था उसका शासन होता था, और इस कार्य में उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो वहाँ पे मंत्री होते थे विधान परिषद के, और वो इसी के प्रति उत्तरदायी होता था। दूसरा समझे तो आरक्षित जो कार्यपालिका का परिषद का जो शासन करता था वो भी इसके प्रति जो विधान परिषद थी उत्तरदायी नहीं होती थी। ये महत्वपूर्ण इसके अंदर दोहरी व्यवस्था यहीं से जो यूनानी शब्द दोस्तों अर्की से आया है, जो द्वैध व्यवस्था के बारे में समझे तो जो जिसे हम द्वैध शासन कहते हैं, यूनानी शब्द डाई से जो आर्की का व्युत्पन्न होता है उसी से ही निर्माण हुआ है इस शब्द का। तो हालांकि असफल तो रहा, ये चल ही नहीं पाया शासन। इस अधिनियम में पहली बार द्वैध सदनीय यानी कि 2 सदनीय व्यवस्था चालू कर दी गई, जिसे हम आज के ज़माने में राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद समझे कि इसके अंदर निर्वाचन का माध्यम, जिसे हम निर्वाचित कहते हैं, बहुसंख्यक सदस्य होते हैं, उसको चालू कर दिया। यानी कि बहुसंख्यक सदस्य के द्वारा सदनों में जो सांसद बैठेंगे उनका चुनाव किस तरीके से होगा, इसके अंदर ये सब बताया गया है। इसके अनुसार जो वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थे वो 6 सदस्य होते थे, जिन्हें कमांडर इन चीफ को छोड़कर, जिसके अंदर 3 सदस्य होते थे जो भारतीय होते थे। इसके अंदर यानी कि दोस्तों कुछ इसके अंदर क्या गया है कि भारत के लिए कुछ जगह दे दी। यानी कि इतना नहीं था कि पूरा राज्य भारत को नहीं दिया, भारत से कुछ कुछ चीज़ें ली और अपना शासन बढ़ाना शुरू कर दिया शासन करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये शासन कम करना चाहते थे, भारत को लूटना ज़्यादा चाहते थे। और इसके बारे में समझे तो दोस्तों इन्होंने जो संप्रदाय के आधार थे, जैसे सिख और ईसाई, एंग्लो इंडियन, इनको अलग अलग करने का सिद्धांत विस्थापित कर दिया। यानी कि देश को बांटने का इन्होंने पूरा यहीं से चाल बना ली थी। जो कानूनी संपत्ति थी शिक्षा के आधार पर सीमित कर दी। और इसके अंदर जो लंदन में कानून था, भारत का जो कार्यकाल सृजन किया गया इसी के द्वारा। इसके अंदर तो कुछ कार्य थे, जैसे भारत के जो सचिव को जो कार्य दिए गए थे उसके अंदर थोड़ा मतलब कुछ कार्य बढ़ा दिए गए, सृजन कर दिया गया, लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा लाभ तो होने वाला था नहीं, चलने वाला था नहीं। और इसके अंदर जैसे कि हम समझ सकते हैं कि लोक सेवा आयोग का इसके अंदर गठन किया गया था। यानी कि 1926 में जो सिविल सेवा जो भर्ती थी उसके अंदर चालू कर दिया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य बजटों के बारे में बता दिया है। और इसी के द्वारा ये यदि हम समझें कि इन्होंने जो बजट था, केंद्रीय बजट और राज्य बजट, इनको अलग अलग कर दिया। यानी कि राज्य विधानसभा को बजट अपना स्वयं खुद ही बनाना पड़ेगा, केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी। इसके अलावा जो समझें जो भी वैधानिक आयोग था गठन किया गया था, इसका जिसका कार्य था, जिसका 10 वर्ष तक के बाद जो जांच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती थी। इसके बाद आता है दोस्तों साइमन कमीशन। इसके बारे में समझते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।
जो साइमन कमीशन है दोस्तों हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे पूरी तरीके से, किस तरीके से अंदर किस लिए लाया जाता है, क्या होता है इसके अंदर, क्यों नहीं ज़्यादा चल पाता। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।